हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सपना ब्लॉगर। थंबनेल देख के तो आपने पता लगा ही लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हाँ, अब तक के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने यही बात करी थी कि कोर्स कौन सा करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कितने बजट में करना चाहिए, ये सब सारी बातें की थी। बट मैंने सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एज अ फ्रेशर कभी बात नहीं की थी कि हम आईटी फील्ड में जा रहे हैं तो हमारे सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्रोथ कैसे होगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने अब तक के तो बात नहीं की थी। बट एक व्यूअर ने सजेशन दिया कि मैम दीदी आपने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ भी वो सारी चीज़ें शेयर की जाए। वैसे तो मैंने उन्हें पिंग में सारी डिटेल्स बता दी थी, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि आप जिस फील्ड में अपना करियर ग्रो करना चाहते हो तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, तो चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली दो कैटेगरीज़ है इसके अंदर, जो मैं आपको ना दोनों को एक एक बारी समझाऊंगी। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो बच्चे एमसीए और बीई करने के बाद डायरेक्टली कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी वो है जो बच्चे नॉर्मल कॉलेज से बीई करते हैं और एमसीए करते हैं, बट उनकी कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए कोई चांसेस नहीं, क्योंकि कंपनीज आती ही नहीं है। तो वैसे तो बेसिकली मैं सेकंड कैटेगरी में ही आती हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑफिस से रिलेटेड अब तक की जो जर्नी है उसमें कैंपस सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जो भी किया है वो मैंने खुद से ही किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि सपोज़ दैट आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, उस कॉलेज में अच्छी अच्छी कंपनीज आई जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट और बहुत सारी कंपनीज हैं। मैंने कुछ कंपनियों के नाम बताया आपको। तो अब जैसे बच्चों का एज अ फ्रेशर वहाँ सिलेक्शन हो गया तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर वो लोग मिनिमम 3 लैक्स, ओके, 3.5 और 4 लैक्स, ये उनका सैलरी स्ट्रक्चर होता है एज अ फ्रेशर के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट कैटेगरी हुई। अब सेकंड कैटेगरी जिसमें मैं आती हूँ। ओके, तो ऐसे कैटेगरी वाले बच्चों को थोड़ा बहुत मुसीबत का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो गया अपने हाथ से, ठीक है, कैंपस सिलेक्शन वाला। तो अब हम बताते हैं कि अब ये जाने के बाद अब हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले एज अ फ्रेशर है, हम लोग अभी अभी पास आउट हुए हैं, तो सबसे पहले आप आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करो। सपोज दैट आपने कोर्स कर लिया, ठीक है, अब आपका जावा हो, पाइथन हो, डॉटनेट हो, सब कुछ अच्छे से आपकी स्किल्स हो गई इम्प्रूव। ओके, अब हमें एक ऑप्शन होता है जो नौकरी पोर्टल पे जाकर अपना रेज्यूम प्रॉपर बनाकर अपलोड करो। अपलोड करने के बाद रोज दिन में 3 बार, मॉर्निंग 10 o'clock, आफ्टर लंच और इवनिंग 5 o'clock, ये 3 टाइम अपना रेज्यूम रीअपलोड करो, ताकि एचआर लोग जब स्किल्स के थ्रू कैंडिडेट को सर्च करते हैं तो आपका रेज्यूम जल्दी शॉर्टलिस्टेड हो या जल्दी मिले। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। दूसरा, कैंपस सिलेक्शन होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे जगह कैंपस सिलेक्शन होते हैं, ड्राइव्स चलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि यार अब अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपके भी नेटवर्क्स बने हुए होंगे कि यहाँ ड्राइव चल रहा है, वहाँ ड्राइव चल रहा है। तो आपको एक सेकेंड वो एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, हम लोग ड्राइव्स के थ्रू भी जॉब सर्च कर सकते हैं। और फिर थर्ड कैटेगरी ये होना चाहिए कि हम लोग हर एक साइट, कंपनी की जो साइट होती है वहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पर हम लोग अपना रेज्यूम वगैरह अपलोड कर सकते हैं विथ ऑल डिटेल्स। ओके, तो आपको हर एक कंपनी के पोर्टल्स पे जाके, मतलब एज अ फ्रेशर जॉइनिंग जिसमें निकली है, गूगल करो, उसके बाद वो पूरी कंपनी की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और प्रोवाइड करने के बाद आप हर एक कंपनी के पोर्टल पे जाकर वहाँ पर अपना रेज्यूम आप अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरी हुई। फर्स्ट, नौकरी पोर्टल के थ्रू। सेकंड,
कैंपस ड्राइव या फ्रेंड्स के नेटवर्क फील्ड, अपने दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार जो भी हो वो बताते रहते हैं। अगर जो आईटी फील्ड में है तो भाई हमारे यहाँ फ्रेशर के लिए नौकरी निकली है, तो उनसे कनेक्टिविटी रखो, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, हर कंपनी के पोर्टल पे जाके अपना रेज्यूम अपलोड करो, क्योंकि जो एचआर लोग होते हैं वो आपका रेज्यूम देखकर अगर उनके वैकेंसी के हिसाब से अगर आपके स्किल सेट फिट बैठते हैं तो वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली ये चीज़ करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ओनली स्किल्स बची है, ठीक है। बट जिन बच्चों का कैंपस सिलेक्शन होता है उनके पास एक फ़ायदा भी है और एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। तो मैं फ़ायदे के बारे में सबसे ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन में क्या होता है कि उनसे है ना सारे सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा उन लोगों का हाई लेवल वाला इंटरव्यू नहीं होता। अगर उन्होंने एप्टी रीजनिंग क्लियर कर लिया ना, तो जो लास्ट राउंड होता है ना वो नॉर्मल ही स्मूथली लेते, वो ज़्यादा एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। बट उनका क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन में अगर जो बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं उनको बल्क में हायर किया जाता है। 30-30, 40-40 बैचेस में उनको क्या बोलते लिया जाता है। बट उससे क्या होता है पता है क्या, कंपनी वाले क्या करते हैं, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं देते। वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जगह खाली है, नेटवर्किंग में खाली है या नॉर्मल इसमें खाली है, मतलब जहाँ पर भी खाली हो उसके हिसाब से एक एक चार चार बच्चे निकाल के डाल देते। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया? आपके स्किल्स वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। भले आपको डॉट नेट में इंटरेस्ट हो, भले आपको काहे में भी इंटरेस्ट हो, पर एज अ फ्रेशर वो जो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, वो जो आपको पढ़ाएंगे, वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको हायर किया है। बट अगर हम विदाउट कैंपस सिलेक्शन वगैरह के जा रहे हैं कंपनी, बट हमारी स्किल्स के थ्रू ही हमें ज्वाइन किया जाएगा। अभी मेरा कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है वो मेरे स्किल्स के रिगार्डिंग हुई है। मैंने डॉट नेट किया था, तो मेरे डॉट नेट में ही मुझे प्रोजेक्ट्स मिले और डॉट नेट में ही मेरा करियर चालू हुआ। बट आजकल जो कैंपस सिलेक्शन में जो भी बच्चे गए हुए हैं, आज काफ़ी बच्चे मतलब नाराज़ है कि यार हम लोग को जावा पसंद था, नेटवर्किंग में डाल दिया, अरे हमें डॉट नेट पसंद था, अरे हमको डेटाबेस में डाल दिया। क्योंकि उस वक्त हम एज अ फ्रेशर है तो डिमांड नहीं कर सकते। फ्रेशर में फ्रेशर होता है, आपको वो सिखाएंगे सारी चीज़ें, तो वो एक उनके साथ क्या होता है, अब सपोज दैट वो नेटवर्किंग फील्ड में उनको डाल दिया तो उनका करियर काय में ग्रो होने वाला है, नेटवर्किंग में होने वाला है। इसका मतलब आगे तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। जो आपको पसंद था वो आप कर नहीं पाए, क्योंकि अगर अगला प्रोजेक्ट भी मिलेगा तो पिछले प्रोजेक्ट को देख के ही मिलेगा ना कि हाँ इनने किस फील्ड में काम किया है। तो एक फ़ायदा हम लोगों को ये मिल जाता है कि विदाउट कैंपस सिलेक्शन में हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिक नींव अपना स्किल्स होता है। तो ये एक फ़ायदा होता है, ठीक है। तो देखो, अगर अभी हमें जॉब मिल गई, ठीक है, हम लोगों ने पोर्टल के थ्रू हमें एचआर ने हमें कॉल किया या फिर naukri.com के थ्रू कॉल किया, सपोज दैट हमें जॉब मिल गई। अब स्मॉल स्केल कंपनी हो या लेवल 5 की कंपनी हो, तो एज अ फ्रेशर हमें स्टार्टिंग में वो लोग 12,000 नहीं देंगे, 12 to 15,000 तक सैलरी आपको देंगे। मैं मानती हूँ ये सैलरी कम है एज़ कम्पेरेटिव जो कैंपस सिलेक्शन हुआ है, उनको मिनिमम 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट हमें 15,000 ही मिलते हैं। बट एक बात है ना, हम हमारी जो स्किल्स है वो तो नहीं लूज़ कर रहे ना। उन्हें डर होता है कि यार हमको कोई से भी सेक्शन में डाल देंगे ये लोग, ठीक है। तो एक फ़ायदा हम लोगों को ये मिलता है, और दूसरा फ़ायदा हमें जो स्किल्स है उसके रिगार्डिंग हमें सब कुछ सीखने को मिलता है छोटी कंपनी में। और एक बात बोलूँ, छोटी कंपनी में अगर आप सीख रहे हो, कर रहे हो ना, तो आपको पता है वो लोग डेटाबेस भी हैंडल करने के लिए देंगे, वो आपको यूआई भी हैंडल करने के लिए देंगे, वो आपको कोडिंग पार्ट भी हैंडल करने के लिए देंगे। बट एमएनसी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। एमएनसी कंपनी में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टीम बना दी जाती है, जैसे डेटाबेस के लिए अलग टीम, यूआई की अलग अलग टीम। तो मतलब हम लोगों को एक ही सेक्शन का नॉलेज हो पाता है। बट अगर हम एज अ खुद से एफर्ट डाल के जॉब ले रहे हैं, 12,000 हो 15,000 हो, डजेंट मैटर, बट हमें सीखने कितना मिल रहा है, क्योंकि यही स्किल हमें सबसे ज़्यादा आगे ले जाएगी। स्टार्टिंग में पैसा मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करती है। अगर हम स्किल में ही स्ट्रांग होंगे तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो 15,000 होती है, मैंने आपको बता दिया कि दोनों में कितना होता है। उनकी 25 होती है और अपनी 15 ही होती है, ठीक है। बट हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। और लिटरली बोल रही हूँ, आप लोगों को मिनिमम 2 साल या फिर 2.5 साल
प्लीज़ आप वही कंपनी में काम करो, क्योंकि जो भी एमएनसी कंपनी में आप नेक्स्ट जंप या नेक्स्ट लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो मिनिमम एमएनसी कंपनियों का क्राइटेरिया है 2.5 ईयर तो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी एमएनसी कंपनी वाले आपको क्या बोलते हैं हायर करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में तो मैं आपको बोल रही हूँ, लिटरली आपकी 15,000 सैलरी हो या 12,000 सैलरी हो, प्लीज़ स्किल को सीखने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक हम स्किल में स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना, तब तक कि हमें ना आगे हमें डर लगता रहेगा, स्विच करे नहीं करे, करे नहीं करे। ये कैसा, अगर हमने सीख लिया तो हमें स्विच करने से डर नहीं लगेगा। और क्या होता है, हम लोग कैंपस सिलेक्शन ना होने के बावजूद हम 10 इंटरव्यू देंगे, 15 इंटरव्यू देंगे, पता है उसमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमको ऐसा लगता है अच्छा ये इंटरव्यू है चलो देते, मतलब डर नहीं लगता। कैंपस सिलेक्शन वाले जो बच्चे रहते हैं उनको डर न लगने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही बार में जॉब ले लिए, तो उनको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हमको वो भी एक्सपीरियंस मिलता है कि अरे हम लोगों ने इतने इंटरव्यू फेस किए, तो हमें पता है कि कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंटरव्यू से हमें हर एक एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस मिलता है। और लिटरली मैं बोल रही हूँ, अगर आपका 2.5 का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप सीधे जंप मारने वाले हो 5 लाख 7 लाख पे, आराम से जंप मारोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका स्किल सेट हाई है। आप एक बार इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए तो आप एमएनसी कंपनी में तो वैसे ही होने वाले हो सिलेक्टेड। और कैंपस सिलेक्शन वाले बच्चों का क्या होता है कि उनको 6 महीने 4 महीने बेंच पे ही बिठा के रखा जाता है और ट्रेनिंग देते रहते हैं, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट का नॉलेज उस वक्त भी नहीं हो पाता है, बट आपको 6 महीने में प्रोजेक्ट का आधे से ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। एक आपको ये एक और फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि उनको टोटल 18 महीने लगते हैं एक क्या बोलते हैं, ट्रेनी से एक एसोसिएट लेवल पे जाने के लिए उनको 18 महीने का साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वो एसोसिएट बनते हैं। तो उनका सैलरी उतना ही रहता है, उनके सैलरी में कोई ग्रोथ नहीं होता है, 18 महीने तक कोई ग्रोथ नहीं होता है, बस चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ठीक है। बट आपका 2.5 या फिर 2 साल का भी आपने कहीं पे कंपनी में कर लिया या 2.5 का भी एक्सपीरियंस ले लिया, तो आगे आपको 100% हाइक भी मिल सकती है बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। क्योंकि क्या होता है, आईटी फील्ड में स्किल का ही खेल है। अगर आपकी स्किल सही है तो आपको 50% क्या 100 क्या 120 भी देने को तैयार है, ठीक है। और क्या होता है आईटी फील्ड में एक और चीज़ है, सपोज दैट आपको एक कंपनी का ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है। अब आपके पास एक और कंपनी का ऑफर लेटर है, तो आपके पास 2 ऑफर लेटर आ गए। 2.5 एक्सपीरियंस होने के बाद आपके पास 2 ऑफर लेटर आ गए, तो आप पहली कंपनी को दूसरी कंपनी का दिखा के बोल सकते हो आई हैव अनादर कंपनी ऑफ ऑफर लेटर, ओके। अनादर कंपनी का भी ऑफर लेटर है। इस कंपनी को भी बोल सकते हो कि मेरे पास भी है, अगर आप इससे ज़्यादा मुझे अगर ऑफ़र करते हो तो मैं आपकी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन कर लूँगा। तो आपको ये भी फ़ायदा मिलता है कि मतलब आईटी फील्ड में ऐसा नहीं, आपके पास जितने ऑफ़र लेटर है ना, आपको उतना सामने वाली कंपनी हाइक देगी। क्यों? क्योंकि वो समझ जाती है ना कि आप कैपेबल हो, आप 2-3 इंटरव्यू क्रैक कर चुके हो, तो क्यों ना हम इस कैंडिडेट को हमारे इसमें ही ज्वाइन करवा लें, ज़्यादा थोड़ा और इंक्रीमेंट देके। तो एक ये भी फ़ायदा होता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ होता है तो हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भले हमारी स्टार्टिंग 15,000 से हो या 12,000 से हो, पहले 2 साल अपने आप को ऐसा पक्का बनाइए स्किल्स में कि आपका इंटरव्यू भी आराम से क्रैक हो जाए और आपको एमएनसी कंपनी में भी एंट्री मिल जाए। बस मेरा समझाने का मोटो यही था कि जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्टिंग में कैंपस सिलेक्शन वालों को तो अच्छा ही मिल जाता है, बट हम जैसे लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, तब जाके हमको 12-15 हज़ार मिलते हैं। बट या एक बात बोलूँ, जब हम छोटी कंपनी से सीख के निखर के जब बाहर निकलते हैं ना, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो मेरे साथ हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने तो बहुत धक्के खाए, ठीक है, बहुत धक्के खाए। मतलब लिटरली बोल रही हूँ कि मेरा तो वो मतलब जहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस लिया था वो मुझे बहुत काम आया, ठीक है। मेरी भी ज़्यादा सैलरी, मेरी तो 8 ही हज़ार थी, बट अब काफ़ी सैलरी हो गई और आई एम टू मच हैप्पी कि मैं एमसीए ही किया है, मैंने नॉर्मल कॉलेज से ही किया है और आज मैं उन्हीं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ जिनके कैंपस सिलेक्शन होके वो आए हुए थे। तो लिटरली बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमारा पैकेज नहीं बढ़ेगा। लिटरली बोल रही हूँ, आईटी फील्ड में अगर स्किल अपना स्ट्रांग हो ना,
तो फिर पूछो ही मत। मैं आपको मेरे एक फ्रेंड की बात बताती हूँ, मतलब मुझसे पहले ही उसने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी। अब उसका पैकेज पता है कितना है? 22 lakhs पैकेज है। वो भी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा था, कोई कुछ नहीं था, ऐसे ही धक्के खा के उसने तो पहली सैलरी उसकी 2 साल उसने सिर्फ 5000 में काम किया, 5000 में। सोचो, 5000 कहा और 22 लाख कहा। लिटरली मैं उसकी जर्नी को इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका एक मोटो रहता था कि नहीं, मुझे अपनी स्किल्स पे खरे उतरना है, मुझे इतना अच्छा स्किल्स मेरे मतलब स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मुझे आगे मतलब कोई दिक्कत नहीं हो इंटरव्यू में। लिटरली उस बंदे का मैं पेशेंस की दाद देना चाहूँगी। उसका तो 4 साल का करियर गैप हो गया था, 4 साल का। एक छोटी सी कंपनी में उसको 5,000 की जॉब मिली थी, बट उसने बोला मुझे एक रास्ता तो मिला है। लिटरली बोल रही हूँ, आईटी फील्ड बहुत ग्रोइंग फ्यूचर है आने वाली लाइफ में। तो प्लीज़ आप कंसंट्रेशन से बारे में सोचिए और प्लीज़ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। मेरा बस यही एजेंडा था आज आप लोगों से बात करने का। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं कुछ और टॉपिक के साथ आप लोगों से डिस्कशन करने फिर दोबारा आऊँगी। और वैसे आप कमेंट्स में मुझे बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।